हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा 10 मासिक परीक्षा सितंबर 2024 की प्रश्न पत्र। अर्थात ये गणित की 26 तारीख को होने वाली प्रश्न पत्र है। देखेंगे ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल दिया गया है इसमें। आप एक-एक कर पूरा बना लेंगे। देखेंगे 1 नंबर सवाल को मैं बता रहा हूँ। यदि 2 संख्याओं का योग और अंतर 14 और 4 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि कोई संख्या एगो x ले लीजिए, दूसरी संख्या y ले लीजिए। तो दोनों का योग कितना दिया गया है? 14 दिया है, लिख लीजिएगा। उसके बाद में दोनों का अंतर अर्थात x माइनस में y का मान कितना दिया है? 4 दिया है, लिख लीजिएगा। अब सवाल को आप हल करेंगे तो ये y प्लस में है, माइनस में y है तो दोनों कट जाएगा, अर्थात 2x बराबर में निकल कर आएगा 14 4 18। अब देखेंगे ध्यान से, ये 2 9 बार में कट जाएगा, x का मान निकल कर आएगा 9। और ये 9 जो है, x का मान 9 निकल कर आया तो y का मान 5 निकल कर आएगा। इसीलिए चूँकि 9 और 5 9 ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए बड़ी संख्या को पूछा है तो कितना हो जाएगा आंसर? आंसर संख्या सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगला सवाल को। अगला सवाल 2 नंबर कहता है आपको कि cos 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो cos 30 का मान आपने याद किया होगा कि √3/2 होता है। इसके बाद में सवाल संख्या 3 के पास चलेंगे। सवाल संख्या 3 कहता है sin थीटा बराबर में cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, इस सवाल को पूरा करने के लिए आपको ये थीटा बराबर में कोई एक मान ऐसा रखिए जो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो हम लोगों को याद है जैसे कि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। अर्थात थीटा बराबर में आप 45 डिग्री लेते हैं तो दोनों साइन और कॉस दोनों बराबर में हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन संख्या बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब सवाल संख्या हम 4 को देखेंगे। सवाल संख्या 4 में क्या कहता है इसको देखिए। sin 2a बराबर में 2 sin a है। sin 2a बराबर में 2 sin a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे ध्यान से, मैं बारी-बारी से इसको कर लेंगे। यानी कि ये sin 0 का मान रखता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि sin 2 इंटू में 0 लिखता हूँ। 2a को 2 इंटू 0 लिखता हूँ। इसके बाद में 2 है तो 2, उसके बाद में sin ए की जगह पर 0 लिख लेता हूँ। sin 2 इंटू 0 का मान मतलब क्या हुआ? sin 0 डिग्री। उसके बाद ये sin 0 का मान कितना होता है? ये 2 को 2 लिख दिए, sin 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, 0 लिख दीजिए। sin 0 का मान यहाँ पर sin 0 का मान भी कितना होता है? 0 होता है। इधर भी 2 गुना 0 बराबर में 0 होता है। तो देखेंगे ध्यान से, मेरा पहला ही उत्तर सही हो गया, यानी कि 0 डिग्री के रख लेते हैं तो दोनों sin 2a और 2 sin a बराबर में हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन संख्या ए सही जवाब हो जाएगा सवाल संख्या 4 का। 5 नंबर में देखेंगे। 5 नंबर सवाल कहता है आपको कि बिंदुओं 3, 0 तथा 0, 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको दूरी सूत्र याद होगा। दूरी सूत्र क्या कहता है? देखेंगे ध्यान से, ये ऐसे होता है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये सब अंडर रूट का अंदर होता है। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर x की जगह x1 की जगह पर 3 है और x2 की जगह पर 4 है, 0 है। फिर y1 की जगह पर 3 है और y2 की जगह पर इधर 4 है, यहाँ पर है। अब देखेंगे ध्यान से, मैं क्या करता हूँ उसी फॉर्मूला पर लिखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, अर्थात 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर जोड़ 0 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस में 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो ध्यान से, 3 में से 0 जाएगा तो 0 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 जोड़ है तो जोड़ लगा देते हैं। 4 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा और 4 में से 0 में से -4 घटेगा तो -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर +16 हो जाएगा, अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब 9 16 कितना होता है? 25 होता है, तो 25 लिख देंगे। अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब इसका मान निकालते हैं तो 25 में 25 अंडर रूट में से बाहर निकलता है तो 5 हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, ऑप्शन संख्या सी जो है ये 5 इकाई दिया गया है, या अर्थात हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 5 का सही उत्तर सी हो जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे सवाल संख्या 6 को। सवाल संख्या 6 को आता है, मूल बिंदु से बिंदु 21 और 20 की दूरी है। मूल बिंदु से देखो भाई, किसी हम जब हम जब मूल बिंदु से
निकालना है तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, यानी कि x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। तो दूरी सूत्र से हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो मूल बिंदु से निकालना है तो मूल बिंदु से 0 और माइनस में 21 का स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में क्या होगा, जोड़ है तो जोड़ लगा लेते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है देखेंगे ध्यान से। उसके बाद में 0 आप माइनस में कितना हो जाएगा, 20 दिया गया है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ तक अंडर रूट हो जाएगा। तो 0 में से 21 जाएगा, माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। जोड़ है तो जोड़, और 0 में से 20 जाएगा तो माइनस 20 का स्क्वायर होता है तो प्लस में 400 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद में आ जाएगा आपको, दोनों को जोड़ेंगे तो 441 प्लस में 400 बराबर में हो जाएगा 800। 841 कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। अंडर रूट में था तो अंडर रूट में रहेगा। अब ये 841 29 का वर्ग होता है, इसीलिए रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 29 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन संख्या सी में है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी का सही उत्तर 29 इकाई हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से। अब सवाल संख्या 6 हो गया है, सवाल संख्या 7 को देखेंगे। सवाल संख्या 7 क्या कहता है, सवाल संख्या 7 कहता है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तो ABC का क्षेत्रफल इज टू त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा। देखो भाई, दो त्रिभुज दिया गया है और दो त्रिभुज दिया गया है, दोनों त्रिभुज समरूप कहा दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे सवाल को पूरा करने के लिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का वर्ग उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर में होता है। अर्थात अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ABC है, यहाँ पर DEF है, यानी कि AB के समानुपाती हो जाएगा DE और BC के समानुपाती हो जाएगा EF और AC के समानुपाती हो जाएगा DF। तो कहता है सवाल कि ABC के क्षेत्रफल। अब इसमें से यदि मैं इसको ऑप्शन संख्या स्क्वायर वाला ही होगा, यहाँ पर ये जोड़ है तो ये तो गलत हो जाएगा, बी नहीं होगा। यहाँ पर ये गुना गुना है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर बिना केवल इस2 में दिया गया, स्क्वायर में नहीं दिया गया तो ये नहीं होगा। ऑप्शन तो ऐसे सी पता चल गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा दोनों त्रिभुज को भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में। इसीलिए सवाल संख्या 7 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अब सवाल संख्या 8 को देखेंगे। 8 नंबर सवाल कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भुजाओं के वर्गों का अनुपात ही उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अर्थात 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा और इज2 लगा देंगे, उसके बाद में 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। अर्थात 16:81 कहाँ है, तो ऑप्शन संख्या डी में हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर, 8 नंबर सवाल का सही उत्तर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से अगला सवाल। अगला सवाल हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर में क्या कहता है, 9 नंबर में कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात BDE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो त्रिभुज है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है और उसका मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु D है। तो देखेंगे ध्यान से, मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये त्रिभुज बना दिया है, चलो ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज का नाम क्या है जी, मान लो कि ये A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, समझे। इसके बाद हाँ, इसके बाद में कहा है, इसके बाद में कहा है, देखेंगे ध्यान से, ये 9 नंबर सवाल को देखेंगे तो हमारे पास में एक त्रिभुज है ऐसे। इस त्रिभुज को मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, और इस पर से BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु यहाँ पर D है, तो मैं D यहाँ पर लिख देता हूँ। और कहता है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि BD जो है, BD वो BC का आधा हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा एक का स्क्वायर अनुपात हो जाएगा
चूंकि ये BD जो हो जाएगा BC का आधा हो जाएगा, तो 1/2 का अनुपात स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद निकालूंगा तो हमारे पास में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, इज 2 हो जाएगा, और 1/2 का अनु स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। इसके बाद में जब 4 हो जाएगा तो ये 4 इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। तिरछे तिरछे गुना करने के बाद में 4:1 हो जाएगा। वहीं ऑप्शन संख्या हमारे पास सी है। तो अब इसका 9 नंबर सवाल का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर सवाल को देखेंगे। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि संपूर्ण त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC बराबर में 90 डिग्री हो, कोण ABC बराबर में 90 डिग्री, तो AB स्क्वायर ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए। सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर देता हूं, जिसमें से कहा है सवाल की एंगल बी पर कितना होना चाहिए, एंगल बी पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको मैं ए न मानता हूं, इसको सी मान लेता हूं, इसको तो पहले से बी है ही। अब कहता है ए बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, इस वाला भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो भाई, ये समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पर ए बी का मान पता करना है, तो ए बी बराबर में हो जाएगा कर्ण यानी कि ए सी का स्क्वायर, और घटा हो जाएगा आधार BC का स्क्वायर। जो ऑप्शन संख्या किस में दिया गया है, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर में D दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या D सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल हमारे पास में है 11 नंबर। 11 नंबर सवाल कहता है, देखेंगे ध्यान से, कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 है, तो प्रत्येक शीर्ष के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, समबाहु त्रिभुज है, एक कोई त्रिभुज है ABC जो एकदम समबाहु है, उसमें से इसको मान लीजिए A, तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। उसमें से क्या कहता है, ABC जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 है, यानी कि ये भी 2 है, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो शीर्षलंब की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये शीर्षलंब गिरा देते हो तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये शीर्षलंब आधी भुजा में बढ़ता है, तो ये हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है, इस साथ ही साथ 2 है। तो आगे देखेंगे ध्यान से, 2 है तो कहता है ये वाला शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शीर्षलंब की लंबाई यहाँ निकालने के लिए यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है। अगर इसको आप डी मान लेते हो तो AD का स्क्वायर बराबर में लग जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि AC का स्क्वायर, आप माइनस में हो जाएगा DC का स्क्वायर। जब इसको निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से। तो AD के जगह पर AD का मान निकालना, तो AC बराबर में 2 दिया है, तो 2 का 2A दिया है, तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा, साथ ही साथ माइनस है तो माइनस, और ये DC बराबर में A निकला है तो A का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4A हो जाता है, 4A स्क्वायर हो जाता है, और A का स्क्वायर A हो जाता है, यानी कि 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घटेगा तो 3A स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन संख्या किसमें दिया गया है, ये अंडर रूट में हो जाएगा। कब, जब हमको केवल शीर्षलंब का मान ज्ञात करना है, AD का मान ज्ञात करना है, तो AD बराबर में अब इसको निकालेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू में A हो जाएगा, और ऑप्शन संख्या किस में दिया गया है जी, बी में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 11 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। उसके बाद में 12 नंबर सवाल को देखेंगे। 12 नंबर सवाल में कहता है 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन की किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, देखेंगे ध्यान से, ये घन इसका आयतन दिया गया है, कोई घन है जिसका आयतन दिया गया, अर्थात ए क्यूब का मान दिया गया है। ए क्यूब बराबर में कितना दिया गया है जी, 27 दिया गया है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का मान आप पहले निकाल लीजिए, ए का मान निकालिएगा तो ये क्यूब रूट 27 हो जाएगा। अब 27 को हल करेंगे तो ये 3 3 9 त्रिका 27, यानी कि 3 हो जाएगा। ए बराबर में भुजा ए बराबर में कितना हो गया, 3 आ गया। फिर कहता है तो किनारे की लंबाई होगा, तो ये ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखेंगे। 13 नंबर सवाल कहता है एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये ए बराबर में आपको दे रखा है 5, कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6A स्क्वायर। तो 6 लिखेंगे और A स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 लिखता हूँ और 5 का स्क्वायर 25 लिखता हूँ। अब 25 छक्के कितना होता है, 150 होता है। तो 150 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन संख्या सी में है, यानी कि 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखेंगे। 14 नंबर सवाल कहता है यदि घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर है, 2744 सेंटीमीटर है, 2744 सेंटीमीटर है,
तो फिर क्या कहता है जी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। घन का आयतन है, अर्थात घन का आयतन ए क्यूब होता है फॉर्मूला। ए क्यूब का मान कितना दिया है जी, 2744 दिया गया है, 2744 लिख देंगे। यानी कि ए का मान निकालना होगा तो यहाँ पर लिखूंगा क्यूब रूट 2744 लिखेंगे। उसके बाद जब ए का मान ज्ञात करना होगा तो ए का मान निकलेगा हमारे पास में ये 14 का क्यूब होता है, तो ए बराबर में कितना निकलेगा, 14 निकलेगा। साथ ही साथ कहता है इस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। तो 6 लिख देंगे और 14 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 6 गुना में 196 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है। और 196 में जब 6 से हम गुना करते हैं, 196 में 6 से गुना करते हैं तो हमारे पास में इतना आ जाता है, यानी कि 1176 आ जाता है। अर्थात 6 में 196 से गुना करेंगे तो 1176 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन संख्या बी सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल को देखेंगे। 15 नंबर सवाल कहता है, 15 नंबर सवाल कहता है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। 6a² बराबर में 864 सेंटीमीटर, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसको 6 से जब इसको काटेंगे, तो 6 से इसको काटेंगे तो हमारे पास में निकल कर आएगा, 6 से इसको काट दीजिए। काटने के बाद में आएगा, देखेंगे ध्यान से, मैं काट रहा हूँ 6 से। तो 6 एकने 6, ये हो जाएगा 26, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, अर्थात ए स्क्वायर बराबर में 144। तो ए बराबर में निकल जाएगा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 144, 144 में अंडर रूट कर दीजिए, तो ए बराबर में निकल कर आएगा 12। ए बराबर में 12 आया, तो इसका आयतन ज्ञात करना है, तो ए क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो ए क्यूब का मतलब हुआ 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कहते हैं तो 1728 होता है। कितना होता है जी, 1728 होता है, यानी कि 12 का क्यूब 1728 होता है, जो कि ऑप्शन संख्या 15 का ऑप्शन संख्या सी में दिया गया है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल को याद किए होंगे आप। बहुलक बराबर में होता है 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। इस सवाल को इस क्वेश्चन को एकदम डायरेक्ट ही पूछ लेता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। साथ ही सवाल संख्या 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहता है, द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² प्लस x माइनस में 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, ये इसको क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 2x² को 2x² लिखता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 6 12 होता है, 12 अर्थात प्लस में 4x लिखता हूँ और माइनस में 3x लिखता हूँ और माइनस में 6 लिखता हूँ, बराबर में 0 लिखूंगा। क्योंकि ये 4 में से 3 भी जाएगा तो 1 भी बच जाएगा और 4 3 12 भी हो जाता है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 2x कॉमन कर लेता हूँ, जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लीजिएगा। 2x कॉमन करता हूँ तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा प्लस में 2। यहाँ पर माइनस में 3 कॉमन करता हूँ तो x प्लस में 2 बचेगा। अब x प्लस में 2 दोनों में मिल रहा है तो x प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास में 2x अब माइनस में 3 बचता है। अब एक एक को हम 0 के बराबर में कर लेंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। तो 0 के बराबर में करता हूँ तो x प्लस 2 बराबर में 0 लिखता हूँ। x प्लस में 2 बराबर में यदि 0 लिखते हो तो x बराबर में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। साथ ही साथ 2x माइनस में 3 बराबर में 0 लिखते हो तो x का मान निकलेगा, तो ये 3 जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, और 2 गुना में है तो बाटा में आ जाएगा। अर्थात आपके पास में 2 वैल्यू प्राप्त हुआ, एक x बराबर -2 आया और दूसरा x बराबर में 3/2 आया। तो देखेंगे ऑप्शन संख्या ये बी में है। ऑप्शन संख्या बी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि -2 और 2/3 है, इसीलिए 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अब देखेंगे 18 नंबर सवाल को। 18 नंबर सवाल में क्या कहता है, -4 तथा 5 मूल वाले द्विघात समीकरण है। तो देखो ध्यान से, ये अल्फा का मान दिया गया है, अल्फा का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया, -4 दिया गया, और बीटा का मान कितना दिया गया है जी, 5 दिया गया है। तो सबसे पहले अल्फा जोड़ बीटा का मान आप निकालेंगे, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान यानी कि -4 प्लस 5 बराबर में 1 हो जाएगा, और अल्फा गुना बीटा का मान निकालना होगा, तो अल्फा गुना बीटा बराबर में कितना, 5 होगा 20 यानी कि -20 हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे ध्यान से,
अब सवाल संख्या हाँ, अब सवाल पे आते हैं। तो हमारे पास में क्या आता है, समीकरण द्विघात समीकरण ज्ञात करो। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको मैंने बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा जोड़ बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा होता है। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस है फॉर्मूला, तो माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना, एक निकाले है तो 1, और 1 इंटू एक्स बराबर में एक्स से हो जाएगा। आज जोड़ है तो जोड़ लगा देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी, माइनस में 20 है तो माइनस में 20 लगा देंगे, बराबर में 0 होता है 0 लगा देंगे। इसका मतलब हुआ आपके पास में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 20 बराबर में 0। तो ये कहाँ है, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन संख्या एक ए में ही दिखाई दे रहा है। 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। 19 नंबर सवाल के पास में आते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है साइन 53 डिग्री बटा में कॉस 37 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखो ध्यान से, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए यहाँ पर साइन 53 है तो 53 लिख देता हूँ, बटा में कॉस 37, यानी कि मैंने आपको बताया था कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस 37 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन 90 माइनस में 37, साइन 90 माइनस में 37। अब इसको हल करेंगे तो साइन 53 को साइन 53 ही लिख लेता हूँ, साइन 53 को साइन 53 लिख लेते हैं। अब बट्टा में हो जाएगा साइन 90 में से 37 घटेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, साइन 53 हो जाएगा। अब साइन 53 ऊपर हो गया, साइन 53 नीचे हुआ, कट कर 1 आया। तो इस तरह के सवालों को जवाब देने के लिए जब देखेंगे ध्यान से, एकदम इंटरचेंज हो, यानी कि साइन का कॉस हो, सेक का कॉसेक हो, टेन का कॉट हो, और ऐसा हो, और ऊपर नीचे का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसका उत्तर केवल 1 होता है। इसलिए ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा सही उत्तर। यानी कि 19 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। देखेंगे 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल को देखेंगे तो 20 नंबर में कहता है सेक 54 डिग्री और बटा में कोसेक 36 डिग्री। तो देखेंगे 54 और 36 का योग भी 90 होता है, यानी कि इसका कट कर मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस 10 79 और कॉट 11 डिग्री, 10 79 बटा कॉट 11 डिग्री। तो देखेंगे इसका भी योग कितना होता है जी, एकदम 90 होता है, इसलिए इसका भी मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अब 21 नंबर सवाल को देखेंगे। 21 नंबर सवाल में क्या कहता है, 21 नंबर सवाल कहता है, देखेंगे ध्यान से, 21 नंबर सवाल को मैं बता रहा हूँ। 21 नंबर सवाल कहता है tan a बराबर में cot b तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर में cot b है, tan a बराबर में cot b तो a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। देखेंगे ध्यान से, अब ये 45 पर दोनों टेन और कॉट बराबर होता है, इसीलिए अगर हम ए बराबर में 45 लिख रहे हैं, ए बराबर में 45 डिग्री लिख रहे हैं, चूंकि टेन 45 का मान 1 होता है और कॉट 45 का मान भी ए होता है, तो बी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब कहता है ए प्लस बी का मान ज्ञात करना, यानी कि 45 प्लस 45 का योग करते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात 21 नंबर सवाल का सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अब 22 नंबर सवाल को देखेंगे। 22 नंबर सवाल कहता है बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज ज्ञात कीजिए। भुज का मतलब होता है x निर्देशांक, और कोटि कहे तो उसका मतलब हो जाएगा y निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 प्लस में x2 करते हैं, और x का मान निकालना है तो हम लोग लिखेंगे x1 जोड़ x2, मध्य बिंदु है तो 2 से भागा लगा देते हैं, तो x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारे पास में 20 सही उत्तर हो जाएगा। 22 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को आते हैं। 23 नंबर सवाल कहते हैं यदि बिंदु 1,2 0,0 तथा ए बी संरेखी हो तो ए बी का मान ज्ञात करना ना, ए बी, इस ए और बी में रिलेशन दिखाना है। देखेंगे ध्यान से, आप संरेखी, एक संरेखी हो अच्छा एक रैखिक हो, इसका मतलब दोनों का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर दूसरी भी रेखा हो, अर्थात वो त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां पर 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होता है तो आपने फॉर्मूला याद किया होगा 1/2 होल इंटू x1 इंटू y2 माइनस में y3 जोड़ x2 होल इंटू y x2 होल इंटू y3 माइनस में y1 जोड़ फिर एक फॉर्मूला x3 होल इंटू y1 माइनस में y2। अब इसको जब हम निकालेंगे तो सभी वैल्यू को रखेंगे, जो कि x1 बराबर में 1 हो जाएगा, y1 बराबर में 2 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा
2a बराबर में b आ जाएगा, जो कि सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल का ऑप्शन संख्या सी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नहीं 23 नंबर सवाल था। 24 नंबर सवाल के पास चलेंगे तो 24 नंबर सवाल क्या कहता है देखेंगे। बिंदु 1,3 तथा 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि नियामक ज्ञात करना अर्थात x और y का मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया है एक फार्मूला x बराबर में होता है। ध्यान दीजिएगा x बराबर में क्या होता है देखेंगे ध्यान से। x बराबर मैंने आपको फार्मूला बताया है। x बराबर में फार्मूला बताया है। x बराबर में क्या बताया है तो m1 x2 जोड़ m2 x1 आप बाटा में m1 प्लस में m2 हो जाएगा। अब जब इसको रखेंगे m1 x2 यानी कि m की जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, m2 की जगह पर 1 हो जाएगा। और इसको जब रखेंगे तो हमारे पास में इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलो रखकर बना ही देता हूँ, क्योंकि m1 बराबर में जब 2 रखता हूँ और x2 बराबर में 3 रखते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा। आज जोड़ है तो जोड़। अब m2 बराबर में जब 1 रखूंगा तो x1 की जगह पर कितना रखना पड़ेगा, सुनेंगे ध्यान से। एक सेकंड, ये फार्मूला तो हम लोग को याद है। अब देखेंगे ध्यान से, जब m1 बराबर में तो 2 हो जाएगा और m2 बराबर में 1 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा तो फार्मूला से जब हम x का मान निकालने जा रहे हैं तो x का मान निकालने जा रहे थे m1 प्लस m1 इंटू x2 होता है। तो m1 की जगह पर मैं 2 रखता हूँ और x2 की जगह पर कितना रखेंगे 4 रखेंगे। m1 जोड़ x2 m1 इंटू x2 जोड़ m2 जोड़ x1 यानी कि 1 और x1 की जगह पर भी 1 हो जाएगा। तब देखेंगे आप बाटा में कितना होता है m1 जोड़ m2 होता है तो 2 प्लस में 1 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 8 में जब जोड़ेंगे 1 गुना 1 तो यानी कि 9 हो जाएगा। 9 बाटा में कितना हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो इसका मतलब 3 होगा। x का मान जो है वह 3 वाला ऑप्शन होगा। तो x का मान 3 वाला ऑप्शन कहाँ है जी, बी है। अब देखो भाई y का मान निकालने की जरूरत नहीं है, तो एक एक ऊपर अगर ऑप्शन मिल गया तो आंसर वहीं मार लेंगे। यानी कि 24 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखेंगे। 25 नंबर सवाल कहता है 0,12 0,0 तथा 5,0 शीर्ष वाले त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, आपको दूरी सूत्र से अगर इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा और 5,0 वाला को सी मान लीजिएगा, तो एक प्रकार से आपका एक त्रिभुज बनेगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, जिसको मैं यहाँ पर ए मानता हूँ, यहाँ पर बी मानता हूँ, यहाँ पर सी मानता हूँ। तो ए का निर्देशांक मान लीजिए कि 0,12 दिया गया है, फिर बी का निर्देशांक 0,0 दिया गया है, फिर सी का निर्देशांक 5,0 दिया गया है। तो इसके दूरी सूत्र से ए बी और बी सी जोड़ और सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए बी बी सी और सी का मान जब दूरी सूत्र से हम ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कैसे दिखाई देगा। यानी कि दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र में क्या होता था, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर जोड़ो y1 माइनस में y2 होल स्क्वायर। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यानी कि x1 का मान 0 है और y1 का मान भी 0 है। तो x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, अर्थात 0 माइनस में 0 का होल स्क्वायर आज जोड़ हो जाएगा y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, 12 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, 12 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, और इसको अंडर रूट में कर लेते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है और अंडर रूट में 144 यानी कि हमारे पास आ गया 12। कितना आ गया जी, 12 आ गया है। ये बी का मान 12 आ गया है। इसी प्रकार बी सी का मान कितना आ जाएगा, बी सी का मान आपके पास में 5 से निकल कर आएगा और सी का मान 13 निकल कर आएगा। और जब परिमिति का है तो तीनों को जोड़ देंगे तो 12 को 5 को, अब 12 को 5 12 17 17 30 17 13 30 होता है, जो कि ऑप्शन संख्या डी में दिया गया है। ऑप्शन संख्या डी सही उत्तर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन संख्या डी सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा समय कम होने के कारण मैं आप लोगों को संक्षेप में ही बता रहा हूं। अब देखेंगे सवाल संख्या 26, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज है। देखो भाई, तो वह त्रिभुज हो जाएगा। तो वह त्रिभुज किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, कोई त्रिभुज है हमारे पास में, इसके कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज है। तो देखो भाई, ये इसको
इसको भी बराबर कर रहा है। ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर है, अर्थात पहले वाला समबाहु त्रिभुज था जिसने अपने कोण को समद्विभाजित किया था, उसके विपरीत वाले भुजा को भी समद्विभाजित कर दिया, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। यानी कि 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अब 27 नंबर सवाल के पास चलते हैं। तो 27 नंबर, किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंडों से निर्मित चतुर्भुज कहलाती है। देखो भाई, कोई एक रैंडमली चतुर्भुज है आपके पास में और इन दोनों के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला लीजिएगा। तो मैंने इसके आसन बिंदु को, इसको आसन बिंदु को और इसके आसन बिंदु को, इसको आसन बिंदु को मिलाया तो ये समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही उत्तर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन संख्या डी सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल के पास चलते हो। तो 28 नंबर कहता है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है तथा सी ए बटा में आर पी बराबर में 2:3 है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे आर पी का मान 3 है और सी ए का मान 2 है, और ऊपर दिया गया है यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने वक्त पी क्यू आर का क्षेत्रफल, नीचे दिया गया एबीसी का क्षेत्रफल, अर्थात आर पी को यहाँ पर 3 वाला को क्यू स्क्वायर कर देंगे, 3 वाला का स्क्वायर कर देंगे, अब बटा में 2 दिया गया है सी ए का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 9:4, 9/4, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से कि बहुत बच्चे ये 4/9 मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये सी ए का ऊपर 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे और नीचे 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे, जो कि आंसर एकदम गलत हो जाएगा। इसलिए आप सही उत्तर बनाएंगे, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही मार्कर आएंगे। अब देखेंगे ध्यान से, 28 नंबर सवाल हो गया। 29 नंबर सवाल को देखेंगे। 29 नंबर सवाल कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर बीसी, ए बी स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर, तो ACB एंगल ACB का मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करना है। मैं एक अपने से एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर देता हूं। इसमें से सवाल कहा है AC बराबर में BC, यानी कि AC बराबर में इसको A मानता हूं, इसको C मानता हूं, इसको B मानता हूं। तो ये BC और AC आपस में बराबर है, तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, तो AB स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर है, तो एंगल सी का मान ज्ञात करना है। एंगल सी, ये वाला मान ज्ञात करना है, ये तो 90 डिग्री का ही होगा। देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पर कि एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। देखो आपके पास में ए बी स्क्वायर में क्या दिया गया है, ए बी स्क्वायर में दिया गया है 2AC स्क्वायर, है ना। यानी कि आप चाहे तो इसे AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर लिख देंगे, चूंकि 2AC स्क्वायर है तो मैंने लिख दिया। अब देखो AC स्क्वायर का मतलब AC बराबर में कितना निकाला है, BC भी दिया गया है, अर्थात आप लिख सकते हो ऐसे भी कि AC बराबर AC स्क्वायर आप प्लस में BC स्क्वायर, और जब AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर किसी एक भुजा के बराबर हो तो वो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय उसी त्रिभुज में लगता है जो त्रिभुज समकोण होता है, इसलिए एंगल C बराबर में निकल कर आएगा समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री निकल कर आएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आंसर संख्या C। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आंसर संख्या C। और ये 30 नंबर सवाल को देखेंगे। 30 नंबर सवाल कहता है त्रिभुज ABC में BC पर डी बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बटा ए सी बराबर में बी डी बटा में डी सी, तो एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री, एंगल ए सी बी बराबर 50 डिग्री हो तो आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, देखेंगे ध्यान से। तो आपको एंगल बी ए डी का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई, आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए, देखेंगे ध्यान से, ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम क्या है, ए है। ये है ना, देखो ये है। अब हम इसको बनाएंगे तो क्या कैसे बनेगा, यानी कि कहता है एंगल 30 नंबर सवाल को, ये ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज मैं ले लेता हूँ, ABC नामक एक त्रिभुज ले लेता हूँ। चलो ठीक है। BC पर बिंदु D बिंदु इस प्रकार है कि AB बटा में AC बराबर में BD बटा में DC। तो हमारे पास में BC पर कोई बिंदु D है, D मैं ले लेता हूँ। ओके, D लेने के बाद में D ले लेता हूँ। इसके बाद में क्या कहता है, AB बटा में AC, AB बटा में AC, अर्थात ये भुजा इस भुजा के अनुपात में लिखेंगे। AB बटा में AC है,
बराबर, साथ ही साथ कहता है BD बटा में DC है। ये वाला आपस में बराबर है। BD बटा में DC दिया गया है। ओके, तब कहता है एंगल ABC बराबर में 70 डिग्री, यहाँ पर जो है वह 70 डिग्री के बराबर में है। उसके बाद में क्या कहता है एंगल ACB बराबर 50 डिग्री। ACB यानी कि ये वाला जो कोण है वह 50 डिग्री के बराबर में है। वह कितने डिग्री के बराबर में है? 50 डिग्री के बराबर में है। तो कहता है ये वाला मान ज्ञात कीजिए। कौन? तो ये कौन सा मान ज्ञात करना है? तो कोण कहता है आपके पास में BAD का मान ज्ञात कीजिए। BAD का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर 70 है और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है आपके पास में 50। तो ये कोण निकालना होगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा? तो इस कोण को मान निकालेंगे तो ये कोण हो जाएगा हमारे पास में 7×120, यानी कि 180 में से 120 घटा लो तो हमारे पास में 60 डिग्री का कोण निकल कर आएगा। 60 डिग्री का जब कोण निकल कर आएगा तो क्या कहता है सवाल? कहता है एंगल BAD का मान ज्ञात कीजिए। BAD, तब इसको मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री और वो हो जाएगा हमारे पास में 9 6 15, यानी कि 150 डिग्री हो ही गया। 180 में से 150 डिग्री घटाएंगे तो हमारे पास में 30 डिग्री निकल कर आएगा। तो 30 डिग्री कहाँ है जी? 30 डिग्री हमारे पास में किस ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन में है, यानी कि 30 का आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर सवाल का सही उत्तर ए हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन को भी, यानी कि लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय दोनों सवालों को मैं इसको बारीकी से करा देंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल को लेकर।